विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे एंजाइम की आणविक संरचना। हमने बताया था आपके लिए कि जो एंजाइम है वो उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी से मतलब है उनमें दोनों प्रकार का चार्ज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। एंजाइम के अगर हम प्रकार देखते हैं तो दो प्रकार हैं। नंबर एक, सरल एंजाइम। सरल एंजाइम नंबर दो, संयुग्मित एंजाइम, कॉन्जुगेटेड जिन्हें बोलते हैं। सरल एंजाइम और संयुग्मित एंजाइम। ध्यान रखनी है, जो सरल एंजाइम होंगे वो केवल किससे होंगे? प्रोटीन से बने हुए होंगे। पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की, प्लांट फिजियोलॉजी। सरल एंजाइम केवल किससे बने होंगे? प्रोटीन से बने होंगे, केवल प्रोटीन से। और संयुग्मित जो एंजाइम होंगे उसमें यहां आप देखेंगे कुछ टर्म आने वाली हैं, जैसे होलो एंजाइम। होलो एंजाइम के दो घटक होंगे, ए और बी। ए भाग होगा एपो एंजाइम, और जो बी भाग होगा वो प्रोस्थेटिक समूह होगा। प्रोस्थेटिक समूह। तो होलो एंजाइम को जैसे संपूर्ण एंजाइम भी कहते हैं, उसके दो घटक हैं, एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक समूह। एपो एंजाइम जो पार्ट है वो प्रोटीन से मिलकर बना होगा, प्रोटीन ही होगी उसमें, टोटल अमीनो एसिड ही अमीनो एसिड, ध्यान रखनी है। और प्रोस्थेटिक जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, उसमें दो घटक हो सकते हैं। प्रोस्थेटिक में लेते हैं हम पहला सहकारक, जिसे कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर। और दूसरा है सह एंजाइम, जिसे हम को एंजाइम कहते हैं। को एंजाइम। तो ध्यान से सुने, एंजाइम की आणविक संरचना में आप देखेंगे कि एंजाइम उभयधर्मी
नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं इनमें, और ये कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं बड़े बड़े होते हैं साइज में। अगर इनके हम टाइप देखें एंजाइमों के, तो सरल एंजाइम जो केवल प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन से मतलब केवल अमीनो एसिड होंगे इनमें। संयुग्मित कॉन्जुगेटेड एंजाइम, इनमें एक शब्दावली आती है होलो एंजाइम, जिसे हम संपूर्ण एंजाइम कहते हैं। उसके दो घटक हैं, कंपोनेंट हैं, ए और बी। एपो एंजाइम जो केवल प्रोटीन का पार्ट है, प्रोटीन से बना हुआ घटक है, कंपोनेंट है। और प्रोस्थेटिक समूह, तो प्रोस्थेटिक समूह में दो घटक आते हैं, सहकारक को फैक्टर जिन्हें कहते हैं, और सह एंजाइम जिन्हें को एंजाइम कहते हैं। तो को फैक्टर वास्तव में धात्विक आयन होते हैं। धातुओं के क्या होते हैं? वो आयन होते हैं। और कोएंजाइम क्या होते हैं? वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ध्यान रखें। तो धात्विक आयनों में आप देखेंगे कि Zn, Mn, etc ये होंगे। और कार्बनिक में आप क्या देखेंगे? जैसे NaD या NaDP या FAD या FMN, ये क्या होंगे? कोएंजाइम है। या फिर विटामिन A, V, K, A, V, K नहीं, विटामिन सारी आ जाती है इसमें। विटामिन तो सब हैं। जो किसका कार्य करेंगी? कोफैक्टर का काम करेंगी। तो आप समझ चुके हैं। अब हम केवल प्रोस्थेटिक समूह के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रोस्थेटिक समूह का जो घटक है सहकारक और सहएंजाइम, इनको हम देखेंगे, इनके एग्जाम्पल देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम देखेंगे। जैसे जिंक। जिंक जो आयन है, जो सहकारक का कार्य करेगा, एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो एंजाइम का नाम क्या है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ऐसे ही Mn जो सहकारक का कार्य करेगा, कौन से एंजाइम के लिए? एंजाइम है आर्जिनेज। यहां एक और एंजाइम के लिए सहकारक का काम करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो इन दोनों एंजाइमों के लिए कार्य करेगा ये जिंक सहकारक का, जो कि धात्विक आयन है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जबकि Mn+2+ क्या करेगा? आर्जिनेज एंजाइम के लिए सहकारक का कार्य करेगा। तो ये सहकारक हैं। अब हम कोएंजाइम देखें
तो कोएंजाइम में हमने आपके लिए क्या बताया था, कोएंजाइम में NAD, NADP, FMN, FAD, तो उनको देखते हैं। जैसे TTP, थायमिन पायरोफॉस्फेट, कोएंजाइम का कार्य करेगी। कौन कौन से एंजाइम है उनके लिए, जैसे ट्रांसकीटोलेज, और डिकार्बोक्सिलेज, अल्फा कीटो, ग्लूट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, डिकार्बोक्सिलेज। और पायरुवेट, डिकार्बोक्सिलेज। ध्यान रखें, टीटीपी पायरोफॉस्फेट वास्तव में थायमिन है, थायमिन का बदला हुआ रूप है। थायमिन का क्या है, ये बदला हुआ रूप है। आप जानते हैं ये एंजाइम क्या है, इन तीनों के लिए कोएंजाइम का कार्य करता है कौन, टीटीपी। ये 3 एंजाइम है, और एंजाइमों के लिए जो सह एंजाइम का काम करेगा, कोएंजाइम का काम करेगा, वो कौन करेगा, टीटीपी। ध्यान रखें, ये टीटीपी बदला हुआ रूप है थायमिन का। तो विद्यार्थियों, एंजाइम की आणविक संरचना कंप्लीट हो चुकी है। कल अपने आपके लिए बताया था कि एंजाइमों में अति विशिष्टता होती है। एंजाइम अति विशिष्टता, तो ये हमने कितने टाइप की बताई थी, 4 टाइप की बताई थी। निरपेक्ष, बंद, अति विशिष्टता लिख दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। बंद अति विशिष्टता, और नंबर 3 है समूह अति विशिष्टता। नंबर 4 है त्रिविमीय अति विशिष्टता। तो निरपेक्ष अति विशिष्टता में हमने बताया था कि कोई भी एंजाइम किसी विशिष्ट अभिक्रिया को ही क्या करता, किसी विशिष्ट अभिक्रिया में ही अपना रोल अदा करता है, या विशिष्ट अभिक्रिया में ही भाग लेता है, या विशिष्ट अभिक्रिया को ही त्वरित करता है। जैसे यूरिएज, यूरिएज जो एंजाइम है वो यूरिया पर कार्य करेगा, केवल यूरिया पर, अन्य पर नहीं। और यूरिया को किस में तोड़ेगा, CO2 और NH3 में। ध्यान रखें, तो निरपेक्ष अति विशिष्टता से मतलब है कि कोई भी एंजाइम एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है केवल। और बंद अति विशिष्टता में क्या होगा, जैसे एंजाइम है राइबो न्यूक्लियस
राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि आरएनए के पिरिमिडिन आरएनए के पिरिमिडिन के 3' सिरे पर फॉस्फोडाइएस्टर बंध पर कार्य करेगा। तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध पर कार्य करेगा। ध्यान रखिए, बंध कौन सा है? फॉस्फोडाइएस्टर। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उन बंधों पर यह कार्य नहीं करेगा, केवल स्पेशल बंध पर ही कार्य करेगा, अर्थात बंध अति विशिष्ट है। तो बंध अति विशिष्टता उसे कहेंगे। समूह, जैसे हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है वो शर्करा के ग्रुप पर कार्य करेगा, जैसे डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज। तो ये डी गैलेक्टोज डी ग्लूकोज क्या है? ये शर्कराएं दोनों, इन दोनों कहने का मतलब ये शर्करा का क्या हो गया? ग्रुप हो गया। इस कंप्लीट ग्रुप पर काम करेगा कौन? हेक्सोकाइनेज। इसीलिए इसे ग्रुप अति विशिष्टता कहते हैं एंजाइमों की। लास्ट है त्रिविम अति विशिष्टता। त्रिविम में क्या रहेगा? जैसे आप जानते हैं डी और एल दो समायवी रहते हैं, आइसोमर रहते हैं, त्रिविम समायवी। तो मान लो या तो डी पर काम करे एंजाइम या फिर एल पर कार्य करे, एक पर ही करेगा, दोनों पर नहीं करेगा। जैसे एल अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज, एल अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज। ध्यान रखें, जब केवल डी पर काम नहीं कर रहा है, वो केवल एल अमीनो अम्ल पर कार्य करेगा, तो उस एंजाइम का नाम है एल अमीनो ऑक्सीडेज, अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज। ध्यान रखें, तो केवल एक समायवी पर ही कार्य करे तो उसे हम त्रिविम अति विशिष्टता कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि अति विशिष्टता क्या रहती है? या तो वो बंधों के लिए अति विशिष्ट होंगे, या समूह के लिए, या फिर किसी एक रूप के लिए, या किसी एक अभिक्रिया के लिए। एक निरपेक्ष अति विशिष्टता जो केवल एक अभिक्रिया के लिए, एक विशिष्ट अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट एंजाइमी कार्य करता है, जैसे यूरिएज यूरिया के अपघटन को प्रेरित करता है। इसी प्रकार बंध में देखेंगे तो विशिष्ट बंधों पर ही एंजाइम कार्य करेगा, विशिष्ट एंजाइम विशिष्ट बंध पर ही कार्य करेगा। राइबोन्यूक्लियोज जो एंजाइम है वो फॉस्फोडाइएस्टर बंध पर कार्य करता है, आरएनए के पिरिमिडिन 3' सिरे पर जो बंध पाया जाता है। समूह में हम देखें तो मान लो आप जानते हैं समूह, एक विशिष्ट समूह रहते हैं, जैसे भाषाओं का समूह हो, एल्कोहलों का समूह हो, या फिर शर्कराओं का समूह हो। तो यहाँ पे जो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, ये शर्कराओं के समूह पर कार्य करता है, जैसे डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज। एंजाइम एक है लेकिन टोटल ग्रुप पर कार्य करेगा, इसीलिए समूह अति विशिष्टता कहते हैं इसे। एक विशिष्ट अर्थात शर्करा के समूह पर ही कार्य करेगा, प्रोटीन समूह पर या वसा समूह पर नहीं। त्रिविम में हमने बताया था कि आप जानते हैं समावी दो प्रकार के होते हैं, डी और एल, डेक्स्टर और जो ये इनके प्रकाशिक समावी भी हो सकते हैं, त्रिविम समावी भी हो सकते हैं, लेकिन समावी डी या एल होंगे। तो इनमें दोनों में से एक पर ही एंजाइम का कार्य करेगा, जैसे एल अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज एंजाइम केवल एल अमीनो अम्ल पर ही कार्य करता है, उनके विन्यास में ही परिवर्तन करता है। तो इन्हें क्या कहेंगे? त्रिविमीय अति विशिष्टता कहते हैं।
एंजाइम क्रियाविधि। एंजाइम क्रियाविधि में हम पढ़ते हैं तो एंजाइमों की क्रियाविधि देखी जाती है कि एंजाइमों की जो वास्तविक क्रियाविधि है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, कौन सी हाइपोथेसिस है, कौन सी परिकल्पना है जो एंजाइम की क्रियाविधि को, मैकेनिज्म को स्पष्ट करती है कि एंजाइम किस तरीके से कार्य करते हैं। किसी भी अभिकारक पर एंजाइम कौन सी क्रियाविधि अपनाता है, क्या करता है जब उसका उत्पाद में बदलता है। तो यहां पे आपको दो अवधारणाएं मिलेंगी। नंबर एक, ताला चाबी अवधारणा या सिद्धांत। और नंबर दो है प्रेरित जोड़। सिद्धांत। तो ताला चाबी सिद्धांत और प्रेरित जोड़ सिद्धांत, तो इन दोनों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं, ताला चाबी सिद्धांत को। जो ताला चाबी सिद्धांत है इसे ये एमिल फिशर ने दिया था। (1894) तो एमिल फिशर ने दिया था। उन्होंने बताया कि जो एंजाइम होते हैं एंजाइम और अभिकारक में पूरक संबंध होता है, कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप, मतलब पूरक संबंध होता है। पूरक संबंध से मतलब है कि जैसे ही अभिकारक एंजाइम की तरफ आता है या एंजाइम से जुड़ता है या एंजाइम के संपर्क में आता है तो वो एक विशिष्ट स्थल पर जुड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय स्थल। जिसे हम क्या कहेंगे, सक्रिय स्थल। तो ये एमिल फिशर बताते हैं कि एंजाइम और अभिकारक में पूरकीकरण संबंध होता है, कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप होती है। अर्थात एंजाइम और अभिकारक एक दूसरे के लिए क्या है, पूरक संबंध रखते हैं। अर्थात जो एंजाइम के सक्रिय स्थल हैं वो अभिकारक के लिए विशिष्ट रूप से क्या है, डिजाइन हैं, निर्मित हैं, वो उन्हीं के लिए पूरक रहते हैं। अर्थात जैसे मान लो ये कोई एंजाइम है और ये अभिकारक है। तो ये जो आपको शायद दिख रही है, स्थल दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में क्या है, एंजाइम का सक्रिय स्थल है। तो एंजाइम का सक्रिय स्थल एंजाइम की आकृति आकार से क्या है, मैच करता है। विद्यार्थियों दोबारा से ज्वाइन करें आप।